आपका एसडीवी न्यूज पर। कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हो गई है और उसके बाद अब कर्नाटक में बजरंग दल और साथ ही आरएसएस पर बैन लगाने को लेकर राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने ये कहा है कि जो भी दल दरअसल शांति भंग करेंगे कर्नाटक की, उस पर बैन लगाया जाएगा। जिसके बाद अब बीजेपी के जो अध्यक्ष है कर्नाटक के नलिन कटील, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि कांग्रेस ने अगर बैन लगाने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आरएसएस पर बैन लगाने की बात कर्नाटक कांग्रेस कर रही है, क्या कहेंगे? लेकिन बीजेपी ने भी ये कह दिया है कि अगर ऐसा करेंगे तो जलकर राख हो जाएंगे। देखिए, आपको बता रहा है, कुछ बेवकूफ महाबेवकूफ जिन्हें मूर्ख कहेंगे, दूसरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए गधा, वो लोग इस तरह की बात करें। कभी भी किसी बड़े लीडर ने नहीं कहा, सोनिया जी ने नहीं कहा, खड़गे साहब कभी नहीं कह सकते हैं। खड़गे बहुत बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं वो नहीं कह सकते हैं। बहुत सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल नहीं कह सकते हैं। कभी भी प्रियंका जी ने नहीं कहा, कभी राहुल ने नहीं कहा, कभी उन्होंने नहीं कहा। वो एक अयोग्य लड़का, वो जबरदस्ती का अपना बोल गया। खड़गे जी का लड़का वो बेवकूफ टाइप का है, पहली बार बन गया। इतना बड़ा महामूर्ख है, वो ऐसा काम करने जा रहा है, देश में बिल्कुल क्रांति कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक कटु सत्य, कांग्रेस और संघ कभी नहीं खत्म हो सकता। बीजेपी खत्म हो सकती है, नोट कर लीजिए, मगर संघ खत्म नहीं हो सकता इस हिंदुस्तान में अभी। और यही पोजीशन कांग्रेस की है। मोदी जी कांग्रेस को खत्म कर रहे थे, अमित शाह 2 राज्यों में बीजेपी कमजोर हो गई। हालांकि खत्म नहीं हुई बीजेपी, मैं कांग्रेस को भी नहीं खत्म कर सकते। तो ये मूर्ख टाइप का आदमी है जो ये कह गया, ये खामखा कि वहाँ चुनी हुई सरकार को डैमेज कराना जा रहा। जो बड़ी संस्थाएं नहीं होती, कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने लिए नहीं बनाते, वो संस्थाएं बना जाते हैं। याद रखिए, घर खत्म हो जाते हैं मगर खानदान खत्म नहीं होते हैं। अब आपको बताना है आरएसएस क्या, आरएसएस बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जिसको खत्म कर पाना कोई प्रश्न नहीं उठता। ऐसे कांग्रेस, ऐसा नहीं कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू बना गए हों या इंदिरा गांधी ने बनाया हो या राहुल गांधी ने जरा से पदयात्रा। लाखों करोड़ों लोगों का योगदान है, हर जगह उसके कार्यालय खोले गए, घूम घूम के महात्मा गांधी ने। उसको खत्म कर पाना, ये सब दुकानें हैं, संस्थाएं हैं, जिस पे सिकमी किराएदार आते रहते हैं। सिकमी किराएदार, कहीं अडवाणी जी आ गए, कहीं उनके यहाँ कोई आ गया, संजय गांधी आ गए, राहुल गांधी आ गए, ये सब सिकमी किराएदार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के, ये आते जाते रहेंगे मगर संस्थाएं खत्म नहीं हुई। वो मूर्ख आदमी खड़गे का लड़का, उसके फादर इतने अच्छे हैं जो बेचारे इतने बुढ़ापे में लड़ते रहते हैं, राजीव गांधी के लिए भिड़ते हैं, सबके लिए, उनके बल पे कांग्रेस आई। वो कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता। वो ये जानता है जब उसके बाप को नहीं बनने दिया सिद्धरमैया जी ने, पूजनी पिताजी को नहीं बनने दिया, तो इनको कहाँ से बन जाने देंगे जब तक वो जिंदा सिद्धरमैया जी। और सिद्धरमैया जी कांग्रेस में नहीं होंगे तो दूसरी पार्टी से चीफ मिनिस्टर होंगे। तो आपको बता रहे आरएसएस पे बैन लगाने के बाद उसको चूंकि राजनीति का अनुभव नहीं, किसी बड़े नेता ने बात नहीं कही है। अब आपको बता दें इसमें है क्या, जो बीजेपी के लीडर बोले हैं मिस्टर नलिन कुमार जी, उनका भी बड़ा गलत बयान है कि जलकर राख हो जाएगा। तो सुन लीजिए, राख होगे कि नहीं होगा वो तो बात की बात, और जल करके ऐसा नहीं होगा, समझे? क्योंकि कांग्रेस में भी समझदार लोग हैं और आरएसएस में समझदार। वो कहीं आगजनी, कहीं ऐसा कुछ जलकर राख नहीं होगा, मगर राख की आग से जो बारूद होगी वो जरूर, ये जो फिरका परस्त नेता हैं, ये बयानबाजी वाले, ये नष्ट हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि जैसे मुगले आजम फिल्म नहीं थी, उसके डायलॉग पहले चलते होंगे, अब डायलॉग नहीं चलते हैं, अब राजकुमार के डायलॉग नहीं चलते, अब पब्लिक काम देखती है। आप पार्टी से
क्रेडिट वो ले लिया, आप पार्टी से एक नारा चुरा लिया, उसके कुछ काम चुरा लिए, 5 गारंटी उनका दे लेकिन दिया। सवाल तो यहाँ ये उठता है कि पीएफआई यानी एक आतंकी संगठन जिसे बैन कर दिया गया है, उसके कार्यकर्ताओं को सपोर्ट ये लोग करते हैं और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करते हैं, हिजाब के मुद्दे पर ये समर्थन करते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही नहीं है? मैडम, कांग्रेस बहुत होशियार है। उसने क्या किया, पहले बजरंग दल के वाला बोला, बजरंग भगवान बोला, फिर बोले कि मंदिर बनवाएंगे, फिर वो बोले कि मैंने 101 मंदिर बनवाए, नहीं बनवाए, फिर बोले हम बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे है, फिर उन्होंने बोला कि पीएफआई को मैं वो कर दूंगा, वो पीएफआई में बैन लगा दे। पीएफआई में बैन पहले से लगा था, केंद्र सरकार लगाता, स्टेट नहीं। ये गुमराह कर रहे हैं, इसी बहाने इन्होंने मुस्लिम वोट पा लिया। फिर इन्होंने अभी उस दिन क्या कह दिया कि मैंने वो वापस ले लिया है और उसके लिए ओके कर दिया है हिजाब के लिए, जबकि कहीं ओके नहीं किया। ये कह के इन्होंने मुसलमानों से वो कर लिया। कभी भी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए भी कुछ किया नहीं है, झुंझुना पकड़ा दिया, झुंझुना पकड़ा दिया, बस मुसलमानों से ये भड़का दिया, भड़क करके कुछ हिंदू भड़क गए, कुछ मुसलमान भड़क गए, उसमें झगड़ा हो गया। कांग्रेस ने सच्चर आयोग लागू कभी नहीं किया, सबसे ज्यादा मुसलमानों कांग्रेस ने चलाई, दिया कुछ नहीं, उनसे सब छीन लिया तन मन धन से, और उनको जैसे हिजाब वाला वापस ले। अब आरएसएस वाला आपको बतला रहे हैं कि इतना टफ है, आरएसएस पे 3 बार प्रतिबंध लगा। आपको बता रहे हैं 98 साल की हिस्ट्री, 25 वो बिंदे उसमें विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 में। उस समय आरएसएस में सिर्फ एक आदमी थे, बलीराम गुरुराम हेडगेवार, तो वो अकेले थे, उन्होंने, वो डॉक्टर थे और उन्होंने शुरू किया था। आज 98 साल हो गए हैं, 2024 में उनकी वो बनने जा रही है शताब्दी समारोह, 2025 में उसके बहुत बड़े कार्यक्रम होगा। 30 जनवरी 1948 को आरएसएस पे बैन लगाया गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, आरएसएस पे बैन लगाने से पोजीशन ये हो गई थी कि तमाम जगह लोग रुआसे हो गए थे। सूरत में, तमाम जगह, गुजरात में आरएसएस के काफ़ी लोग उस समय क्या करते थे कि अलाव जलाने का, जनवरी जाड़े का वक्त था तो अलाव जलाने का, होली में वो लोग कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर। मेरा सवाल यहाँ ये है कि आपने इस बात का जिक्र किया कि मुसलमानों को दरअसल एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से हिजाब के बारे में वो बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आरएसएस को बैन करने की बात भी क्या सिर्फ एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं जो है रिझाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं, क्योंकि लगा तो पाएंगे नहीं आरएसएस पे बैन, तो ये क्या मुस्लिमों को रिझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? मुस्लिमों को रिझाने के लिए दूसरी इनकी योजना है कि पूरे देश में कुछ ऐसी मैथ हो जैसे यूपी में मुस्लिम सपा को जाता है, बिहार में जो मुस्लिम है वो राजद को जाता है, और कर्नाटक में लगभग 24-30% मुस्लिम जनता दल को जाता, साउथ में अन्ना द्रमुक को। इनकी योजना है ये भड़का करके टोटल मुस्लिम वोट ले लो। अब क्या है, 30 जनवरी 1948 को जब लगाया है तो आप समझ लीजिए ये पोजीशन थी कि सरदार पटेल के पास मैसेज आते थे, नेहरू जी जहाँ से निकलते थे लोगों ने नमस्ते करना कर दिया था। कई जगह लोगों ने चाट के पत्ते फेंके हैं, चाट के पत्ते फेंके हैं। गुजरात में जब ग्वालियर पे गए, ग्वालियर में एक जगह थी वहाँ पे लश्कर, वहाँ चाट के पत्ते लोगों ने खा करके छज्जों से फेंक दिए थे। वहाँ के लोगों का कहना था कि जाड़े में अलाव यही लोग लगाते थे, ये लोग कंबल बांट देते थे, जाड़े में चाय बनवाना, ये बनवाना, ये सब बंद हो गया है। ग्वालियर की रोशनी चली गई है, तमाम जगह पोजीशन हो गई। नेहरू जी को सोचना पड़ा, उसके बाद सरदार पटेल आगे आए। तो 48 के बाद आपको बता रहे हैं इन्होंने अपने आप किया है, आरएसएस ने थैंक यू नहीं बोला। जब इन्होंने वो हटाया है तो आपको बता रहे हैं तब आरएसएस ने, सरदार पटेल ने कहा, तो इन्होंने आरएसएस वालों ने उस समय क्या जवाब दिया था, उनको एक वो दिया था कि मैं संविधान का हमेशा पालन करूंगा। राजनीति में जब हटाने के बाद कहा है, चूँकि उनको कुछ गलत फहमियाँ थी आम पब्लिक, और कभी भी राजनीतिक नहीं बनूंगा। आरएसएस तब से लेके आज तक राजनीतिक नहीं बना, उसने माना था, उस चीज़ को फॉलो किया है। ये भी आरएसएस की एक ईमानदारी, और एक ईमानदारी समझ लीजिए या उनकी कर्तव्य परायणता। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि हमेशा सांस्कृतिक उसमें रहूँगा। आज भी आरएसएस जो है, आरएसएस की शाखा जनसंघ थी भाजपा, आरएसएस ने 5 आदमी अपने अलग से दिए थे जनसंघ को, मगर आरएसएस राजनीतिक रूप से नहीं हुआ।
दूसरी आपको बता रहे, हिंदुस्तान के अलावा 135 देशों में आरएसएस है, जहाँ पे भारतीय स्वयंसेवक संघ के नाम से है। और आपको बतला रहे, इसके बाद जो सेकंड बैंड लगा है वो जो लगा है वो इनका जो ये वाला बैंड हटाया था 11 जुलाई 1949 को, और जो सेकंड बैंड लगा है वो 25 जून 1975 को लगा है। वो आरएसएस पे इंदिरा गांधी लगाया था। इंदिरा गांधी ने माना था कि मैंने एक कमी कर दी थी, सारे नेताओं को मैंने जेलों में ठूस दिया, कुछ नहीं हुआ है, सारे प्रेस को मैंने कर दिया, उतना विरोध नहीं हुआ। मगर आरएसएस पे बैंड लगाते ही आरएसएस का स्वयंसेवक निकल पड़ा था, उसने ये हालत कर दी थी। संजय गांधी ने एक ही बात कही थी इंदिरा जी से कि मम्मी आपने सिर्फ एक गलती की थी, वो आरएसएस पे जो बैंड लगाया था। जब संजय गांधी एक्सपायर हुए हैं तो आरएसएस को उसमें बाला साहब देवरस से मिलने जाते थे, बाला साहब देवरस ने उनको एक लाल शाल दी थी और उनके पैर छू करके आए थे उन्होंने। तो बाला साहब देवरस ने उनसे कहा था नहीं मुझे मामा कहो, मैं तुम्हारी माँ का भाई हूँ, ये शब्द कहे थे। ये बात आकर के संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को बताई, इंदिरा गांधी दुखित हो गई। आरएसएस को लास्ट में संजय गांधी भी बहुत मानते थे, वही इसी वजह से कि मेनका गांधी उनको मानती है और आज भी वरुण गांधी उनके साथ है। दूसरी आरएसएस की आपको बता, आरएसएस पे बैंड लगाना इतना टफ हो जाएगा, इतना टफ हो जाएगा पूछे। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस और आरएसएस को ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है। दूसरा आपको बता रहे, लगभग 56,559 इनकी दैनिक शाखाएं लगती है सुबह, इतना बड़ा इनका संगठन है। लगभग 2.5 करोड़ लोग इनके प्रशिक्षित हैं, 2.5 करोड़ लोग प्रशिक्षित हैं। 50 लाख से ज़्यादा इनके वो हैं जो जगह जगह इनके स्थानों पे होते हैं। आज आईआईटी से लेकर हर जगह आपको बता रहे, केरल पे अभी बाढ़ आई है तो कोई नहीं गया, कोई नहीं पहुंच पाया। आरएसएस के लोग मुस्लिम बस्तियों में कूद पड़े। गुजरात में जब वो आया तो आरएसएस के लोग कूद पड़े। और आपको बता रहे 71 में जब भारत की और पाकिस्तान से लड़ाई होने वाली थी, इंदिरा गांधी ने आधी रात को फ़ोन किया उनको, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और उन्होंने फ़ोन किया। जब किया तो जब उसने फ़ोन उठाया उसमें टंकाल बुक होते थे, तो बताया कि मैडम का फ़ोन है, तो अटल जी को विश्वास नहीं हो। तो उन्होंने जब आधी रात को किया, बोले मैं इंदिरा गांधी बोल रहे, बोले मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोले आपसे हमें तुरंत बात करनी है, इमीडिएट, या तो मैं आपके यहाँ आ जाऊँ, बोले मैं ग्वालियर में हूँ। तो बोले कहिए तो मैं आ सकती हूँ सुबह तक। तो वो बोले, अटल जी बोले नहीं मैं ठीक है। वो गाड़ी भेजी गई उनके यहाँ, वो गए। तब उन्होंने अटल जी से कहा कि मुझे आरएसएस का समर्थन चाहिए इंदिरा गांधी का। अटल जी उसी दिन सुबह वहां पहुंच करके नागपुर गए, नागपुर से समर्थन मिला 71 में। तो आरएसएस का क्यों समर्थन लिया था इंदिरा गांधी ने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 65 में भी यही हुआ, लाल बहादुर शास्त्री लिया। इसी दिल्ली में सब जगह आरएसएस के कार्यकर्ता ट्रैफिक में लगाए गए थे, ब्लैकआउट में पूरे देश में लगाए गए। आरएसएस पे बैन लगा देना हमारे ख्याल में ठीक नहीं होगा। और आपको बता रहे खड़गे वगैरह जो उनका बेटा है वो भुनगा है, भुनगा। और आपको बता रहे आरएसएस इतना सक्षम है, इस तरह के हिंदुस्तान में बातचीत नहीं होनी चाहिए कि इस्लाम खत्म कर देंगे, कांग्रेस खत्म कर देंगे, आरएसएस खत्म कर देंगे। ये इस तरह के जो लोग कह रहे हैं ये देश को नाश करना चाह रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस भी देश की मेरुदंड, सत्ता पक्ष में नहीं रहे तो विपक्ष में भी रहे, कोई इन लोगों को नहीं खत्म कर सकता। जब जब खत्म की बात आएगी तो कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। इसलिए उस खड़गे के लड़के को पार्टी से निकाल देना चाहिए, सोनिया जी को। सोनिया जी समझदार हैं, राहुल तो इतने समझदार नहीं है, पदयात्रा करने के बाद हुए थे, मगर राहुल ने इस तरह की गलती नहीं की है। और ये चीज़ सोचनी चाहिए। ये दिमाग जो बाहर से दिया गया है, वो भी एक मध्य प्रदेश का नेता है जो, वो भी उसके यहाँ एक पत्रकार चूंकि सलाह दे देती तो आपकी ये मांग है कि प्रियंक खड़गे जो है वो अब पार्टी से बाहर हो जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन करने की बात कही है। और आरएसएस क्या है ये कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। किस तरीके से नेहरू, इंदिरा और साथ ही नरसिम्हा राव सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन किस तरीके से दरअसल उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। यही तमाम बातों का जिक्र जो है वो वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने किया है। बखूबी तरीके से ये बताया है कि किस तरीके से आरएसएस कौन सी संस्था है और उस पर अगर बैन लगाने की बात होगी तो सिर्फ आग नहीं लगेगी, बल्कि जो कहीं ना कहीं विस्फोट बाद में होंगे उसका खामियाजा कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।